जी, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक, जो हिंदी व्याकरण का सुप्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इससे बहुत सारे प्रश्न हम हल करेंगे और इसी के साथ इस महत्वपूर्ण बिंदु जो हर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। कारक का अध्ययन है, हम नोट साहिब बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इसका अध्ययन करेंगे और यह जो कारक जो दिया गए हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाए गए हैं और बताए गए हैं। यह जो क्लास है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ-साथ जो भी पात्रता परीक्षा देते हैं और उसी के साथ कक्षा 3 से लेकर 12 तक जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और इससे पहले हमने बहुत से टॉपिक जो हिंदी व्याकरण के अध्ययन कर लिया था। अगर वो क्लासें अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण रचना के नाम से, उसमें जाके अवश्य देखें। ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होगी और इस बुक से कभी-कभी देखते हैं कि कहाँ से प्रश्न आता है, ये प्रश्न कहाँ से है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको जैसे मिलेंगे कि हमने वो भर्ती एग्ज़ाम दिया था, वो प्रश्न यहाँ से मिला था, यहाँ से आया था, तो क्यों न अब अच्छी तरीके से इनका अध्ययन कर लें, जो आगे आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षाएँ होती है, उनमें हमारे प्रश्न कोई भी गलत ना हो। तो बिना समय गँवाए हुए हम शुरू करते हैं कारक। पढ़िए और समझिए। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे धोबी ने कपड़ों को नदी में धोया। ये धोबी है और नदी है, उसमें कपड़े धो रहा है। मोहित ने पेंसिल से सुंदर चित्र बनाया। मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ। गाड़ी से उतरते ही मैं आपके मिलने के लिए चल पड़ा। घर में काफ़ी मेहमान आए हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे। उपयुक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। यानी हम प्रश्नों के माध्यम से हमने परिभाषा निकाल ली कि जो संज्ञा दी गई थी और संज्ञा और सर्वनाम जो दिए गए थे, उनके साथ कुछ शब्दों के आपस में संबंध बता रहे थे और ये जो एक दूसरे के साथ संबंध हैं, वही संबंध हैं, वही कारक कहलाते हैं। कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं, परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। जो कारक के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाएंगे, वो परसर्ग या विभक्ति कहलाएंगे। अब है कारक के भेद। ये कारक के भेद हैं, वो 8 भेद होते हैं। परीक्षा में कई बार सीधे वन लाइनर प्रश्न पूछ लिया जाता है, कारक के कितने भेद होते हैं, छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है ये। कारक कौन कौन से हैं और प्रसर्ग व विभक्तियाँ कौन सी हैं, देखते हैं। कर्ता ने के लिए प्रयुक्त होता है। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से या अलग होना, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में और पर, संबोधन हे अरे आदि इसका परसर्ग व विभक्ति के रूप में कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में कार्य को संपन्न करते हैं, वे कर्ता कहलाते हैं। जो या संज्ञा या सर्वनाम दिया होगा, वही वाक्य को संपन्न करेगा, तो वहाँ कर्ता कारक होगा। जैसे मुकेश ने पत्र लिखा, पत्र लिखने वाला कौन है? मुकेश। मुकेश ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, तो इसमें मुख्य रूप से जो कर्ता हो गया मुकेश, मुकेश ने। कर्ता ने, तो ने आ गया विभक्ति चिन्ह, तो ने की इस विभक्ति चिन्ह के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ मुकेश कर्ता है, कर्ता के साथ ने प्रसर्ग लगता है। अब दूसरा है कर्म कारक। कि क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। यहाँ पर क्या है कि क्रिया का जो प्रभाव जिस पर पड़ेगा, वही कर्म कारक होगा। जैसे रजत ने गीता को पत्र लिखा, यहाँ गीता कर्म है, कर्म में परसर्ग को का प्रयोग हुआ है। गीता को पत्र लिखा, यहाँ जो दिया गया रजत ने गीता को पत्र लिखा, तो गीता कर्म है, पत्र लिखने वाला कर्ता कौन है? रजत है। और पत्र किसको लिख रहा है? गीता को, तो गीता को लिख रहा है, तो इसमें गीता कर्म हो गई, को इसका परसर्ग दिया हुआ है। तीसरा है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, उसे करण कारक कहते हैं।
यानी जो संज्ञा है और सर्वनाम है, जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से जो क्रिया संपन्न हो गई उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अनिल पत्र से सूचना भेजता है, सूचना किसके द्वारा? अनिल के द्वारा भेजी जा रही है। भेज किससे रहा है? पत्र से भेज रहा है, तो इसमें पत्र से हो गया इसमें। तो यहाँ पत्र के साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो पत्र को साधन बनाता है, तो इस प्रकार इसमें करण कारक हो गया। आगे चौथा है संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए उसे वह संप्रदान कारक कहलाता है। यानी कर्ता के द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे मयंक गीता के लिए उपहार लाया, किसके लिए लाया? गीता के लिए। कौन लाया? मयंक, तो मयंक कर्ता हो गया, और गीता के लिए है तो गीता क्या हो गई? संप्रदान के लिए आ गया, तो संप्रदान। इसमें गीता को कुछ दिया गया है, अतः गीता संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है। पांचवा देखते हैं अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से सेव गिरा, यहाँ पेड़ चित्र के माध्यम से समझाया गया। वैसे तो प्रत्येक जो कारक है उसे चित्र के माध्यम से आप सामने देख सकती हो, अनेक चित्र हैं और चित्रों के माध्यम से भी इसमें समझाया गया है कि यहाँ पे जो पेड़ है उससे सेव गिर रहे हैं, तो इसका मतलब पेड़ से सेव गिरा, यहाँ पर अपादान यानी अलग होने के अर्थ में वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसमें सेव पेड़ से अलग हो गया, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। अब छठा है संबंध कारक। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम में संबंध दिखाया जाए, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम दिया गया है और अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ आपस में जो संबंध दिखाए वह संबंध कारक होता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह की बात करें, का, के, की। जैसे रीतू की बहन डॉक्टर है, तो आपस में रीतू की बहन की बात चल रही है कि वो डॉक्टर है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है। इसमें रीतू वह उसकी बहन का संबंध का पता चलता है कि आपस में दोनों बहन हैं, तो यहाँ पर इस कारण इससे यहाँ पर संबंध कारक होगा। सातवां है अधिकरण कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो तो अधिकरण कारक होता है। इसका कारक चिन्ह में पर है। जैसे अभय पत्थर मेज पर रख कर लिखता है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसमें समझाया भी गया है कि अभय पत्थर मेज पर रख कर लिखता है। किस पर रख के? मेज पर क्या नाम रख कर लिखता है, तो अधिकरण कारक होगा इसमें मेज क्रिया का आधार है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। किसी को चेतावनी देने, बुलाने या पुकारने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जैसे हे बच्चों शोर न करो, तो यहाँ हे बच्चों आ गया, यानी चेतावनी देने, बुलाने। विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसमें लगा होता है वो भी संबोधन कारक में होता है। इसमें बच्चों को चेतावनी दी गई है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारकों के लिए प्रयुक्त चिन्ह प्रसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन प्रमुख रूप से कारकों के ये 8 भेद होते हैं। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से कारकों के बारे में जाना, बहुत ही सरल तरीके से इसमें समझा कि कारक के कितने भेद होते हैं और किस प्रकार इनमें से प्रश्न आते रहते हैं। आपने देखा होगा कि इस बुक से बहुत सारे प्रश्न उदाहरणों के उठाए रहे हैं। मुकेश ने पत्र लिखा, ये कई बार भर्ती परीक्षा में आए, तो इसमें कर्ता पूछा गया था कौन सा होता है। और इसी के साथ ऐसा भी एक प्रश्न आया था, रजत ने गीता को पत्र लिखा, ये भी प्रश्न आया हुआ है भर्ती परीक्षा में। तो ये बुक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी है, क्योंकि इससे वन लाइनर सीधे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनके लिए तो ये बहुत ही रामबाण साबित होगी बुक। तो आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार के नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। इसी प्रकार के नए क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।